बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ज़िमनी मालियाती बिल ऐवान में पेश कर दिया है और हुकूमत ने 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करने का जो हदफ है वो पूरा करना है। ज़ाहिर है ऑलरेडी आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, आम आदमी की पहुंच से जो आम ज़रूरियाती ज़िंदगी की अशिया हैं वो ऑलरेडी दूर हैं, लेकिन जब 170 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा करना है जो कि आम आदमी मेरी आप सबकी जेब में से जाएगा, तो अंदाज़ा कीजिए कि एक आम आदमी की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी। एक सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि हर गुजरते दिन के साथ महंगाई आसमानों को छू रही है, लेकिन जो आम आदमी की हमारी जो आमदन है वो जो है वो बढ़ नहीं रही। सो कैसे गुजारा करेगा एक आम आदमी, ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर है लग्जरी आइटम्स पर जो सेल्स टैक्स हैं वो 17 से बढ़ाकर 25% करने की तजवीज़ दी गई है। अब इस बजट के हवाले से कुछ चीता बातें मैं आपको बताऊं तो जनरल सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% करने का ऐलान कर दिया गया है। ज़ाहिर है आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, शादी हॉल्स, होटल्स, कमर्शियल लॉन्स, मार्की और क्लब पर एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वहाँ पर ऑलरेडी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इस हवाले से भी सीमेंट पर 50 पैसे फ़ी किलो टैक्स की तजवीज़ दे दी गई है। लेकिन गंदम, चावल, दूध, दालें, मुर्गी, अंडे पर सेल्स टैक्स की जो शरह है वो 17% थी, वही बरकरार रखी गई है। अब इस सारी सिनेरियो के अंदर भी जब हम देखें कि मौशी अबतरी किसी सूरत हाल है, समझ नहीं आ रहा कि इस दलदल से निकलना कैसे है। IMF मान नहीं रहा, डू मोर की मुतालबात ख़त्म नहीं हो रहे, आवाम की जेबों पर बोझ बढ़ रहा है। इस सारी सिनेरियो के अंदर भी बजाय इसके कि कोई चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो, कोई मिल बैठ कर सोचें कि इस मसले का हल क्या है, ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। आज भी हमने देखा कि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने तमाम तर मौशी जो तनज़्ज़ुली या अबतरी इसका ज़िम्मेदार खान साहब को ठहरा दिया और ये कहा कि मौशी तनज़्ज़ुली की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन बनाया जाए कि इस सारी सिनेरियो का ज़िम्मेदार इस वक्त कौन है। फिर थोड़ी देर के बाद जब ये बजट स्पीच ख़त्म होती है तो इमरान खान साहब आते हैं और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल का ज़िम्मेदार इसहाक़ डार साहब को ठहराया और कुछ कंपैरिजन दिया कि जब मेरी हुकूमत गई तो उस वक्त सिनेरियो क्या था, सूरत हाल क्या थी, और अब सिर्फ 8-9 महीनों के अंदर अंदर जो सूरत हाल है वो क्या पैदा हो गई। ज़ाहिर है उन्होंने कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी आवाम के सामने रखे, जिसमें उन्होंने कहा कि जब हमारा दौरे हुकूमत था तो उस वक्त आटा 60 रुपये फ़ी किलो था, आज 135 रुपये मिल रहा है। घी 380 रुपये था, आज 600 रुपये फ़ी केजी मिल रहा है। फिर चिकन 335 से 700 पर आ गया है। दालें 250 से 400 तक आ गई हैं। प्याज जो है वो आसमान तक पहुंच गया है उसकी प्राइसेस। यूरिया, ज़ाहिर है जो खाद है किसानों के हवाले से, क्योंकि ज़रई मुल्क हमें कहा जाता है, तो बहुत ज़रूरी होता है कि किसान को जो है वो फैसिलिटीज़ दी जाएं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये कि यूरिया, जब इमरान खान साहब ने जो आज फैक्ट एंड फिगर्स दिए 1068 फ़ी बोरी था और आज 3000 रुपये तक पहुँच गया है। सीरिया 2 लाख टन से 3 लाख पर पहुँच गया है। बहरहाल ओवरऑल जो एक सिनेरियो 8-9 महीने के अंदर हमने देखा कि कीमतें ज़मीन से आसमान तक पहुँच गई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी सभी चीख कर कह रहे थे कि महंगाई मार्च करो, हुआ भी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, लेकिन अब देखें सिर्फ 8-9 महीनों के अंदर महंगाई कहां तक पहुंच गई है। इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, ये सबसे अहम सवाल है जो कि पूछा जा रहा है। पहले मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे और मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ पर तनकीद की जाती थी पार्टी के अंदर से, और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब आए, उन्होंने कहा आते ही बड़ी, आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि बड़ी बढ़के मारी उन्होंने कि मैं $200 से कम ले आऊँगा। उन्होंने कहा कि डॉलर जब आएगा तो फिर डॉलर डर जाएगा। डॉलर ने तो जहाज़ पर कदम रखते ही डॉलर को भगाया, डरा दिया। लेकिन आज सिनेरियो देखें, डॉलर जो है वो तकरीबन 260-70 रुपये में भी नहीं मिल रहा। तो ये तमाम तर सूरत हाल रही। अब कुछ डिले भी किया IMF के हवाले से। बड़ी बात इसहाक़ डार साहब ने आते साथ की कि आई डोंट केयर, मैं किसी की डिक्टेशन नहीं लेता, अगर उन्हें देना है तो दें। इस तरह के मामलात में जिस तरह के बयानात दिए गए उसमें भी काफ़ी हद तक बिगाड़ पैदा हुआ। बहरहाल अब चूँकि सख्त मौशी फ़ैसले कर लिए गए, आवाम
कि जो ज़ाहिर एक महंगाई का बॉम्ब उन पर गिराया गया है, पता नहीं कैसे आवाम सर्वाइव करेगी, क्या होगा आने वाले वक्त में। 2 वक्त की रोटी, एक तो होता था ना मिडिल क्लास तबका, एक होता था लोअर मिडल, और एक बिल्कुल पिसा हुआ तबका। अब तो मिडिल क्लास शायद ख़त्म ही हो गया है। अब हर लोअर मिडल या एक पिसा हुआ तबका जिसके एक वक्त की रोटी जिसके मुश्किल मिलती है, बहुत सारे लोग उस स्टेटस के अंदर भी आ गए, क्योंकि हालात जो हैं वो अबतरी की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में भी बात की कि महंगाई बढ़ रही है, आमदनियाँ वही हैं, लोग हैरान हैं कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे। बहरहाल ये हुकूमतों की सोचने का काम है। अब देखना ये है कि क्या बेहतरी आती है, अब क्या कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें लेकर आएंगे। अब पैसे मिलने के बाद वही होगा कि अमीर अमीर से अमीर तर होगा। अजीम चौधरी साहब, मैं अगर आपकी तरफ आऊँ तो सर ये आज मिनी बजट पेश कर दिया गया है। ज़ाहिर है महंगाई का एक तूफान आएगा, ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है, फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई है। तो सर अवाम कहाँ जाएगी? माचिस की तीली से लेकर हर चीज महंगी हो जाएगी, आवाम के लिए मुश्किल हो जाएगी, उनकी जिंदगी दोबर हो जाएगी। और वो लोग जो डाकू है, जो बिजली चोरी करते हैं, जिनकी वजह से सर्कुलर डेट है, उनकी चांदनी नहीं होगी। आपने शायद सुना हो, गालिबन 1400 अरब रुपए का चोरी का मामला है बिजली की। बिल्कुल। अगर बिजली की चोरी का यही आलम रहा तो फिर पाकिस्तान का जो डेफिसिट है वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होगा। और अगर डेफिसिट बढ़ेगा तो पाकिस्तान के कई मिनी बजट जो है वो लाने पड़ेंगे। गोया पाकिस्तान के अवाम एक अजीबो गरीब मुश्किल में होंगे और ये मुश्किल खत्म होती नजर नहीं आ रही। ठीक है डॉक्टर साहब, आप सुन सकते हैं? ठीक है डॉक्टर साहब, अगर आप सुन सकते हैं तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जाहिर है मिनी बजट जो पेश किया गया, विफाकी वजीर खजाना ने ज़िमनी मालियाती बिल, अब जाहिर है इस पर लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 17 से 25% कर दिया गया, जनरल सेल्स टैक्स भी बढ़ाया गया, ओवरऑल चीज़ें महंगी हुई हैं। तो सर ये आम आदमी पर किस तरह से इफेक्ट करेगी? आपको क्या लगता है? ये महंगाई का एक जाहिर है एक बड़ा तूफान आने वाला है। तो सर साथ में ये बताइएगा कि अब कोई रुकावट रह गई है IMF की शराइत? आपको लगता है कि अगर ये बिल पास हो जाता है, मंजूर हो जाता है बजट, तो फिर आसान हो जाएगा IMF का प्रोग्राम बहाल हमारे लिए? जी, सबसे पहले तो ये चीज बात समझ लें कि इसको सबसे पहले सदारती ऑर्डिनेंस के लिए पेश किया गया। बिल्कुल। सदर आरिफ अलवी साहब ने इसको स्ट्रेट अवे जो है इसको रिजेक्ट कर दिया और उनको कहा कि मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। ये इनकी पॉइंट स्कोरिंग थी या इनकी सियासी बसारत थी या इनकी सियासत दानिशमंदी थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। दूसरी बात यह है कि ये जो है वो इत्तेफाक के गलत फैसलों का नतीजा है। तो आपके सामने मिनी बजट दोबारा पेश किया गया, यानी आप ये समझ लीजिए कि 170 अरब रुपए आपके आवाम की जेब में जबरदस्ती आप लोगों ने टैक्स लगाना है, यानी उनकी खुराक के ऊपर, उनकी बिजली के ऊपर, उनके टमाटर प्याज के ऊपर। जिस मुल्क के अंदर टमाटर और प्याज जो है, यानी प्याज 330 रुपए का आपको खरीदना हो तो आप ये सोचने के गरीब आदमी आमतौर पर सिर्फ प्याज काट कर आप सिर्फ आवाम के अंदर जाइए और एक घरखान जो है जो लकड़ी का काम करता है, जो बिजली का काम करता है या किसी और चीज का काम करता है, अगर उसको मजदूरी पूरी ना हो तो वो प्याज काट कर रोटी के साथ खाया करता है। ये मेरे बचपन का मामला है और मैं आप तक देखता आ रहा हूँ। तो अब ये मैं आपको जो इकोनॉमिक टर्म्स पे बात करूँ कि आपके फॉरेन रिजर्व जो है स्टैटिस्टिक्स 2.9 बिलियन रह गए हैं, जिसके अंदर 3 बिलियन तो डिपॉजिट से आपके जो है वो सऊदीया के, और उसके पास कुछ रिजर्व्स होते हैं वो आपके चाइना के हैं, और कुछ 2 अरब रुपए के रिजर्व जो है वो UAE के हैं। इस तरह कुल मिलाकर आपके पास जो है वो विंडो ड्रेसिंग यानी खाने के लिए आपके पास रिजर्व है, अभी तक आपके पास 1 रुपया नहीं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि IMF के रतन पोर्टर साहब जो IMF के चीफ ऑफ मिशन है, उन्होंने आए और उन्होंने कहा कि इत्तेफाक किसी किस्म की भी जो है वो बात और आवाम को बेवकूफ नहीं बनाएंगे और किसी किस्म की स्टेटमेंट जारी नहीं करेंगे और मीडिया पर नहीं आएंगे और प्रेस टॉक नहीं करेंगे जब तक कि भी हम फाइनल डिसीजन नहीं दें।
यानी पिछला आपका 1.1 है और ये एक्सटेंडेड फाइनेंशियल जो है इफेक्टिवनेस जो उन्होंने देनी थी उसके मुताबिक आपको $7 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए थे। बिल्कुल। हाँ, IMF आपको एक्स्ट्रा नहीं देगा उस वक्त तक आपको ना एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक देगा, ना इस्लामिक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक देगा, ना आपको बाकी लैंडिंग एजेंसी देंगी। आपके भूल जाइए कि आपके पाकिस्तान में किसी भी वजारत के खारजा की जरूरत नहीं, खजाना की जरूरत नहीं है, खारजा की भी एक्चुअली जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। मैं हर चीज को जो है वो डगमग नहीं करना चाहता। ठीक है। पॉइंट ये दिया गया था कि आपके पाकिस्तान के अंदर पॉजिटिव बातें होंगी तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। ये पाकिस्तान, आप उनको क्या लगता है कि IMF वाले लोग जो है वो जुगाड़ लगाते हैं, उनको पाकिस्तान के लोगों का पता नहीं है। आपको लगता है कि जितने लैंडिंग एजेंसी वाले वो बेवकूफ बैठे। बिल्कुल। उन्होंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात और इम्पोर्टेंट क्लॉज में आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो ये है कि IMF ने कहा कि आपकी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, यानी आपका जो है वो तहसीलदार जो अरबों रुपए खा रहा है, हजारों लैंड क्रूजर है, उसके पास हजारों अरब के एकड़ है, आपके पास उसके पास बड़े बड़े मैन है, तो आपका पटवारी से लेके गिरदावर से लेके नायब तहसीलदार, DCO, AC, ये कैसे दुनिया के पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग के कैसे बन गए और उन सब लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। अब बिग क्वेश्चन मार्क ऑन बिल्कुल। हाँ। अब आपके पास जो है इम्पोर्ट बिल के पास आपके 0.5 इम्पोर्ट रह गया जो आप इस महीने के अंदर 8 दिन के लिए भी पूरे नहीं, यानी आप केमिकल नहीं मंगवा सकते, बिल्कुल। हाँ। अद्वियात नहीं मंगवा सकते, सही। आप किसी किस्म की कोई चीज नहीं मंगवा सकते। हाँ। तो यू आर गोइंग टू वर्स्ट ऑफ द एग्जैक्टली ऑफ द एनार्की। अब मैं आपको एक लफ्ज बोलना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करके फौज के हवाले कर दीजिए, उसको कहें कि मार्शल लॉ बेशक लगा दें, क्योंकि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में आप जान नहीं रही। तो बिल्कुल वो सूरत हाल होती है तो फिर कौन सा कोई हालात बदल जाएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन मुझे अजीम चौधरी साहब को भी शामिल करना है, जो है वो क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा अजीम चौधरी साहब, जाहिर है आज इमरान खान साहब ने भी बात की और ये कहा कि उस वक्त तक मौशी इस्तेहकाम आ ही नहीं सकता जब तक कि ये सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होता। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने भी बात की, उन्होंने सारा का सारा इस अबतरी का मलबा इमरान खान साहब पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि माशी तनज़्ज़ुली की तहकीकात के लिए कौमी कमीशन बनाएंगे। इमरान खान साहब आए, उन्होंने सारी जिम्मेदारी डाल दी वज़ीर ख़ज़ाना पर। ये सर पूरी की पूरी ब्लेम गेम एक हो रही है मईशत के ऊपर। आपको लगता है कि अब हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं, इस बहस में जाए बगैर कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था, सबको एक पेज पर आना होगा, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करनी होगी और सोचना होगा कि कम से कम इस हसास नोयत का जो मसला है मईशत, इस पर अब सियासत ना की जाए कम से कम। कि पाकिस्तान हर कुछ अर्से के बाद IMF के पास जाता है, बल्कि अब तो हम 22वीं दफा जा चुके हैं टोटल पाकिस्तान की जिंदगी में। लेकिन जब मुस्लिम लीग की हुकूमत आती थी तब तक हम डिफॉल्ट के करीब जाते थे, और जब कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती थी तो हम डिफॉल्ट के करीब जाते थे। और जाकर हम दूसरे अपने दोस्त हम पैसे मांगते थे, कुछ मिल जाते थे। लेकिन अब IMF ने भी ये शर्त लगा दी कि अगर आपके दोस्त ममालिक आपको पैसे देना चाहते हैं तो वो हमारे जरिए से देंगे। और हमारे दोस्त ममालिक इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान के बैंकों को अब इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो सॉवरेन गारंटी दे सके, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं है। हमने तो अपनी बिल्डिंग और सड़कें और पता नहीं क्या क्या कुछ गिरवी रख दिया हुआ है। अब हमारे पास गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है, सिर्फ भीख मांगने के लिए है हम। और अगर भीख हमें कहीं से मिलेगी तो वो इनडायरेक्टली मिलेगी, वो IMF के प्रोग्राम के साथ मशरूत हो गई। और वो इसलिए मशरूत हो गई कि हम अपना निजाम ठीक करना नहीं चाहते। हम जिन लोगों को सहूलत देते हैं उन्हें बेशुमार सहूलत देते हैं, जिनको चोरी की इजाजत देते हैं उन्हें बेशुमार चोरी की इजाजत देते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि पेट्रोल के लिए LC खोली जा सके। खाम माल जो अद्वियात के लिए चाहिए, दवाइयां बनाने के लिए, जान बचाने वाली दवाइयों के लिए भी हम LC नहीं खोल सकते। हम खाने के तेल के लिए LC नहीं खोल सकते।
हम खुराक के लिए एलसी नहीं खोल सकते। एलसी अगर नहीं खुल सकती और एलसी खुलेगी तब जब हमारे पास डॉलर होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये बात भी सुनते हैं कि 50 लाख करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ डॉलर जो है वो रोजाना अफगानिस्तान स्मगल होकर चले जाते हैं। आज अपोजिशन के एक रुकन ने वहां कहा, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन ने, नूर आलम खान ने, हाँ वो ठीक है पेशावर से जो है उन्होंने कहा कि ये बोरियों में चले जाते हैं, कभी यूरिया की बोरियों में और कभी आटे की बोरियों में। अफगानिस्तान हमारा वतन नहीं है, हमारा वतन पाकिस्तान है। हमें पाकिस्तान का तहफ्फुज करना चाहिए। अफगानिस्तान तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करता चला आ रहा है जब से हम पैदा हुए और जब से हम सुन रहे हैं और जब से हम देख रहे हैं। हमें चाहिए कि हम पाकिस्तान के बारे में ज्यादा मुतफक्कर हों और दुनिया का जो ठेका हमने ले रखा हुआ है इसको छोड़ दें। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर खजाना आज पहली दफा कौमी असेंबली के हाल में तशरीफ लाए, तकरीर की और उसके बाद चले गए। ये तरीका नहीं है हुकूमत चलाने का। प्राइम मिनिस्टर तशरीफ ही नहीं लाते, पता नहीं कहाँ होते हैं। बजट उन्होंने पास करवाना है और वो पता नहीं कैसे करवाएंगे। मेरी तो समझ से बालातर है कि लोग क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। पाकिस्तान के लोगों को चक्कर में डाला हुआ है, पूरे मुल्क को चक्कर में डाला हुआ है। जब तक हम अपने इंतजामी अखराजात को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने मामलात को ठीक नहीं करेंगे, FBR को ठीक नहीं करेंगे, टैक्स की कलेक्शन ठीक नहीं होगी, तब तक यहाँ ककमपुरसी का आलम होगा। और अगर यही आलम रहा तो फिर हम भीख पर भीख मांगते रहेंगे। मैं आपकी तरफ आऊंगी अब हसनैन जावेद साहब। सर, ये अब आज वज़ीर ख़जाना ने ये भी कहा अपनी स्पीच में कि ज़ाहिर IMF से अगर हमारा प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो फिर जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व हैं उनमें बेहतरी आएगी। साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि फिर ज़ाहिर दोस्त ममालिक मदद करेंगे। आपको लगता है कि बिलफर्ज प्रोग्राम बहाल हो जाता है, दोस्त ममालिक भी मदद करते हैं, तो आपको लगता है हालात में किसी हद तक बेहतरी आएगी? देखिए, सादा सी बात आप समझ लीजिए कि इस टाइम पर आप जो पूरे 5 डिकेड यानी 50 साल में आज इतना बड़ा इन्फ्लेशन रेट यानी अफराते ज़र नहीं आया, यानी 27.55% आपका बढ़ा, यानी आज साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन रेट नहीं। आपका जो फूड सिक्योरिटी का मामला है वो 40 से 50% फूड सिक्योरिटी का मसला है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो 0.35% है। फ्यूल रेट जो आपने करना है, जो आपका जो ऑयल और डीजल जो है वो बढ़ना है, यानी आपको सादा जुबान में बताऊं ये 300 साढ़े 300 की प्राइस बढ़ जाएगी, यानी गरीब आदमी ट्रांसपोर्ट नहीं खरीद सकता। इस तरीके से आप ये समझे कि 500 से ऊपर आपका चिकन चला गया, ये 1000 रुपए चला जाएगा। इसके बाद आप ये समझे कि सब्जियां और दालें जो है वो सादा जुबान में इस्तेमाल करूं तो 500 से ऊपर पर केजी का ऊपर मामला चला गया। IPPs के ऊपर अगर मैं सादा जुबान में बात करूं तो 2,500 अरब रुपए से बात ऊपर चली गई। अच्छा, अब आप मुझे पूछेंगे कि नून लीग या पीपल्स पार्टी या PTI, इन तीनों में से कौन इसको करेगी? अगर PTI को आप 3.5 साल से ऊपर दे देते तो लोगों ने भी इमरान खान के लिए बददुआएं शुरू कर दी थी कि वो भी मैनेज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अब मैनेज कर रहा है IMF के पास रिफॉर्म्स के पूरे स्ट्रक्चर है। वो ये कह रहा है कि जब हम कहें कि तेल बढ़ा दो, सब्सिडीज मत दो, जब हम कहें कि लेवी मत बढ़ाओ तो लेवी मत बढ़ाओ, जब हम ये कहें कि प्राइस बढ़ाओ तो कमोडिटी की ठीक है डॉक्टर साहब, आप साथ ही रहिएगा। मुझे एहतशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हैं और माहिर मौशियात भी हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। एहतशामुल हक साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि आज मिनी बजट जो पेश कर दिया गया है सर, इससे आपको क्या लगता है, क्या आगे अवाम पर बोझ मजीद बढ़ने वाला है? किस तरह की सूरत हाल का सामना होगा और आपको लगता है कि अवाम भी तैयार बैठी है? देखिए, अवाम तो रोने के लिए तैयार बैठी है। जो पहले जिसको कहते हैं हम बेहाल होकर रो रही थी, अब ये एक दूसरा बॉम्बशेल है महंगाई का। और महंगाई जो पहले 30% है वो पहले हिस्से में 40% और फिर कहा जा रहा है कि दूसरे हिस्से में 50% होगी। जिस तरह जनरल सेल टैक्स में 17 से 18% कर दिया गया है, और आप देखते हैं जिस अंदाज से 170 अरब के बजट अपना मिनी बजट पेश कर दिया गया है, इसमें आप देख लें जनरल सेल टैक्स का इजाफा, फिर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा,
और जिसमें सिगरेटों समेत 60 अरब रुपया उसमें हासिल करना है हुकूमत ने। तो ये तो देखे ना जी, ये स्टैगफ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन स्टैगफ्लेशन है, ये तो हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ जा रहे हैं मामला। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह चीजें महंगी नहीं हुई। और जिस तरीके से पेट्रोल प्राइसेस में इजाफा करने का फैसला कर लिया गया, चंद दिन पहले आपने देखा 25% जो है ना उसमें इजाफा किया गया था 24 रुपए का, और अब सूरत हाल जो है ना वो किस तरफ जा रही है। तो अब इसको कहते हैं ना खत्म होने वाली ऑर्डिनरी, एक मुश्किल सूरत हाल से लोगों को पाला पड़ेगा। अब हुकूमत के पास ऑप्शन तो कोई नहीं था, क्योंकि IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करना और सारे प्रायर एक्शन लेने के बाद ही IMF के प्रोग्राम में जा सकते हैं। क्योंकि अब देख लें जो सूरत हाल है, तकरीबन $2.7 बिलियन के हमारे रिजर्व रह गए हैं, जो गालिबन 3 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए भी काफी नहीं है। इसी तरह से आप देख लें रेवेन्यू हमारा शॉर्टफॉल हुआ 300 रुपए का। तो अब ये सारी चीजें शो कर रही हैं। और फिर 2 बड़ी गैस कंपनियों के खसारे पूरे करने थी, 360 बिलियन रुपया जो है ना उन्होंने पूरा करना है आपसे मुझसे। और जिस तरीके से 113% के करीब गैस प्राइसेस में इजाफा किया जाएगा, तो ये हर तरफ से लोगों के लिए। सर, ये महंगाई तो एहतशाम साहब बढ़ेगी, लेकिन आपको लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म के लिए हमारे ऊपर मुश्किल आएगी? और जिस तरह बार बार हुकूमतें हमें ये बावर कराती हैं कि अभी थोड़े मुश्किल हालात हैं, थोड़ा आगे चलकर मामलात में बेहतरी आ जाएगी, ये कड़वी गोली कड़वा घूंट हमें खाना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है? या आपको लगता है कि ये मांगे तांगे की सियासत करते रहेंगे, थोड़ा अरसा IMF से मांगा, फिर हालात बेहतर हुए, फिर वहीं कल 6 महीने बाद हम वहीं पर खड़े रहेंगे, यही सूरत हाल चलती रहेगी, या कभी हम अपने पांव पर खड़े होने के काबिल भी होंगे? सोनिया, मार्केट के साथ पिछले 75 सालों से तो यही हम देख रहे हैं, स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी होता रहा है। और जिसको कहना चाहिए शॉर्ट टर्म पॉलिसियां बनाई जाती हैं कि बजट में अपना क्या कहते हैं, अपने पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे चाहिए। एक वो है, फिर कंजप्शन के लिए कर्जे लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए किए जाते हैं। सारी दुनिया में कहा जाता है कि कर्जे लेना बुराई नहीं, प्रोवाइडेड कि आप उसका इस्तेमाल सही करें, फैक्ट्री लगाएं और चीजें स्ट्रीमलाइन करें। अब यही बात है कि IMF भी पूछता है कि जो आप कर्जा जो हमसे लेते हैं आप उसको कैसे खर्च करते हैं। अब देखें ना, आज भी आप देख लें कि आपका इनकम और एक्सपेंडिचर का 6 से 7 ट्रिलियन का गैप है, वो कैसे पूरा होगा? उसी तरह पूरा होगा कि आप टैक्सेशन को रैशनलाइज करें, जो हमारे अमीर तबके हैं उनसे टैक्स वसूल करें, जो अनटैक्स्ड सेक्टर है लाइक एग्रीकल्चर इनकम, अभी भी आप देख लें 23-24% हमारा GDP क्यों 1700 अरब रुपए उनको पूरे गरीबों से पूरे करने हैं जी डॉक्टर साहब आप कुछ कह रहे हैं? पूरे करने हैं 33 अरब रुपए उनसे क्यों पूरे करने हैं? IMF की कंडीशनैलिटी गरीबों से क्यों पूरी करनी है? 1% स्टाफ किया है और आप उनको 5% रुपए की बिजली देते हैं, 5 रुपए की बिजली देते हैं, बाकियों के ऊपर 22 रुपए पर यूनिट की बिजली लगाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये किस तरीके से निजाम चलेगा? ZRE, इसको जीरो रेटिंग इंडस्ट्री कहते हैं। किसान पैकेज जो आपने दिया अप्रूव किया वो डिसकंटिन्यू हो गया है, वो आप नहीं दे सकते। आप सर्कुलर डेट के बाद जो मामला आने वो कैसे आएंगे? तो जो डिफॉल्ट के बाद रिपरकशन पे जो आपके फॉरेन रिजर्व के ऊपर जो बॉर्डरिंग खत्म होगी, 4 से 9% के आपने रिजर्व लोगों के यूनियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से लिए, वो आप कहाँ से पूरे करेंगे? आप इस तरीके से इस्ताकदार का तो डायरेक्ट तौर पे आप क्यों नहीं कहते कि हमारी जान छोड़ दे? ये जमहूरी हुकूमतें फारिग हो चुकी हैं, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट आप नहीं मानना चाहते, डेमोक्रेसी ऑटोक्रेटिक से ज्यादा बुरी हो चुकी है। और इस टाइम पर जो है लोग अद्वियात की दुकान पे जाएंगे, अद्वियात खरीदेंगे, अद्वियात खरीद के नफरत लेंगे और अद्वियात भी छीनेंगे, आटा भी छीनेंगे, बिजली भी छीनेंगे, हर चीज छीनेंगे, क्योंकि आपकी ब्रोकरेजी में सारी की सारी कुंडियां लगाई हैं। आपके AC, आपके DC, आपका जो है वो जो क्या नाम है आपका गद्दावर, आपका जो पटवारी, तो सारी की सारी बिजली आपकी वो ले रहा है, जमीनें आपकी वो ले रहा है, खरबों पे वो कमा रहा है। डेमोक्रेसी आपके IMF ने इतना लॉज लगाया है कि आपको जो है हमें रिफॉर्म, सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म चाहिए। जब आप वो ब्यूरोक्रेसी का रिफॉर्म नहीं पेश करते थे, आप कैसे इन्फ्लेशन की बात कर सकेंगे? इन्फ्लेशन कहाँ जाएगी? सर्कुलर डेट 2500 अरब रुपया, डिस्कोर्स को पैसा किसने दिया? आपने हमारे जो है वो तकरीबन हर कोई 750 ट्रिलियन टन कोला सिस्टम 200% भी चलाते तो 300 साल के लिए हमारे लिए बिजली काफी रहती। हमारी बिजली खत्म हो गई है।
अभी आपने सिर्फ 2 शॉक देखे हैं बिजली के। बिल्कुल हाँ, बिजली आपके इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में नहीं आई। बिल्कुल हाँ, देहाती लोगों से पूछे कि उनके ट्यूबवेल से लेके उनके 24-24 घंटे बिजली नहीं मिलती। तो आप सिर्फ इस टाइम पर देख रहे हैं। मैं वो वक्त देख रहा हूँ कि 1 महीने के बाद आप मुझे प्लीज लीजिएगा, मेरा नाम डॉक्टर हसनैन जावेद है, और आप मुझे लीजिएगा लोग क्या की हालत के अंदर लोगों से इधर जहाँ खाना जंगी होगी, जहाँ पर आपके लोगों से 3 शीर माल खाया जाएगा, और इताकदार की इकोनॉमिक्स के ऊपर ये जो मेलोड्रामा इस्तेमाल हुआ है, लोग इनको चीर कर खाएंगे। आप ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर आप हक में बात करते हैं तो किसी किस्म के इकोनॉमिक्स नंबर आपको बिल्कुल नहीं कर रहे। बिल्कुल इतना बड़ा फिस्कल गैप आप मेंटेन कर रहे हैं कि हमारे पास इंपोर्ट की चीजें और इंपोर्ट का माल है, इंपोर्ट का केमिकल, इंपोर्ट के अद्वियात तक हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। पाकिस्तान शदीद खतरे में जा रहा है। आप पाकिस्तान को बताएं कि आप किस तरह जा रहे हैं। आप कह रहे हैं FDI नहीं आएगी। ठीक है, पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज बेहतर करने की जरूरत है। बहरहाल वक्त खत्म हो गया सर। कि इस टाइम पर टोटल जो है वजारत की 86 मेंबर हो गए, सिर्फ 30 मेंबर जो है वो असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, वो कर क्या रहे हैं, और 165 मर्सिडीज किस मद में ली गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल दुरुस्त आपने एनालिसिस किया। इस वक्त ज़ाहिर है आवाम पर तो बोझ डाला ही जा रहा है, लेकिन हुकूमत खुद क्या कर रही है? जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि हुकूमत अपने अखराजात देखे, जाजी साइज की कैबिनेट बनाई गई है, फिर गरीब आवाम को बजाय इसके कि सब्सिडीज दी जाएं, ये अमीरों के जेब में जा रहे हैं, जिनकी बिजलियां मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, बाकी चीज़ें मुफ्त। तो यहाँ पर भी हुकूमत वक्त को सोचना होगा कि ये जो निज़ाम है उसे किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। बहरहाल नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसनैन जावेद, माहिर मुआशियात, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। इसके साथ साथ एहतशामुल हक साहब, सीनियर एनालिस्ट माहिर मुआशियात, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ नाज़रीन, सीनियर एनालिस्ट अजीम चौधरी साहब ने भी प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।